दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया के पास बीजेपी की रिकॉर्डिंग मौजूद है, दावे ने ला दिया सियासी भूचाल। ये आपको बता दें कि गुजरात की जमीन पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सोमवार को किए गए एक दावे ने गुजराती नहीं बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में भी हंगामा मचा दिया। बीजेपी के ऑफर की बात करा, मनीष सिसोदिया के दावे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के नेता बेहद एक्टिव हो गए हैं। दोनों ही तरफ से जमकर सियासी वार हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास में बीजेपी की कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉल के दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता की रिकॉर्डिंग की थी। जरूरत पड़ने पर इस कॉल रिकॉर्डिंग को जारी किया जा सकता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने और उसके साथ जुड़ने पर मुख्यमंत्री पद देने और सभी मामले बंद करने की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने किया फ्री शिक्षा स्वास्थ्य का वादा। मनीष सिसोदिया बोले, गुजरात के विकास के लिए आम आदमी पार्टी को दे मौका। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और सीबीआई के घेरे में आए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार को गुजरात पहुंचे। यहां अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के स्कूलों की बुरी हालत का आरोप लगाते हुए बीजेपी और गुजरात सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की गारंटी का वादा किया है। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली में जमा हुए किसान कई मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि किसानों ने बेरोजगारी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत बुलाई। पुलिस द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच विभिन्न राज्यों के सैकड़ों किसान जंतर मंतर पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यूपी और हरियाणा में लगती सीमाओं पर भी किसानों को रोका गया। आपको बता दें कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भारतीय किसान संघ सहित कुछ किसान संगठनों ने महापंचायत का आह्वान किया था। बड़ी संख्या में किसान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पलटते हुए जंतर मंतर पर पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर सहित सभी सीमाओं पर अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया। गाजीपुर सीमा पर कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया और बसों में ले जाया गया। रेलवे ट्रैक, बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर भी पुलिस बलों की भारी तैनाती देखी गई। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक भी जाम हो गया क्योंकि पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की। किसानों की प्रमुख मांगे हैं, लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले, जेलों में बंद किसानों की रिहाई व नरसंहार के मुख्य दोषी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टैनी की गिरफ्तारी की जाए, स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए, देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, बिजली बिल 2022 रद्द किया जाए और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए तथा गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे भी वापस लिए जाएं। अगली बड़ी खबर, किसानों ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी गई तो फिर से करना होगा आंदोलन का सामना। ये आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर किसान संगठनों ने कूच कर दिया है। इस महापंचायत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के राज्यों के किसान बड़ी संख्या में जुटे हैं। जबकि दूसरी तरफ किसान संगठन के आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इसी दौरान पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन असली अराजनीतिक के अध्यक्ष समेत चौधरी हरपाल सिंह बिलारी समेत सैकड़ों किसानों को दिल्ली जाते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इधर केंद्र का कहना है कि किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों का कहना है कि वादा करने के बाद भी किसानों की मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो फिर से सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले ये एक तपस्या है, कोई मेरे साथ चले या ना चले, मैं अकेला ही चलूंगा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोमवार को सिविल सोसाइटी के कई प्रमुख लोगों के साथ बड़ी बैठक की। राहुल गांधी के साथ यहां हुई बैठक में स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव, योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीदा, एकता परिषद के पीवी राजगोपाल, सफाई कर्मचारी आंदोलन के बेजवाड़ा विल्सन और कई अन्य सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों के करीब 150 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए तपस्या की तरह है तथा भारत को एकजुट करने की लंबी लड़ाई के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला ही चलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया है। हम अपनी यात्रा में लोगों को बताएंगे कि कैसे एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है। हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। वहीं इस बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि दिन भर की बातचीत के बाद यह राय बनी कि हम सर्वसम्मति से इस यात्रा का स्वागत करते हैं और अपने अपने तरीके से इस यात्रा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम अपील भी जारी करेंगे कि दूसरे जन संगठन भी इस यात्रा से जुड़ें। कांग्रेस की यह यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आरंभ होगी, जो 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समान विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक इस बारे में चर्चा के लिए हुई कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। कांग्रेस की यह यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आरंभ होगी, जो 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कश्मीर में समाप्त होगी। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और समान विचारधारा के लोग शामिल हो सकते हैं। बैठक के बाद इन प्रतिनिधियों ने यह भी घोषणा की है कि वे देश को जोड़ने के इस अभियान में जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में इसके समर्थन में अपील भी जारी करेंगे। और बड़ी खबर, आरजेडी ने की विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग। पूछा आखिर पद से चिपककर क्या साबित करना चाहते हैं। ये आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर सोमवार को उनके इस्तीफे की मांग की। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में महागठबंधन द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मद्देनजर बिहार के अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि विजय कुमार सिन्हा को अपना सम्मान बचाए रखने हेतु पद छोड़ देना चाहिए। हमें ये आश्चर्य है कि आखिर वो पद से चिपक कर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर, भाजपा का गहलोत सरकार को घेरने का खाका तैयार। मोदी, शाह और जेपी नड्डा बनाएंगे चुनावी माहौल। ये आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा अभी से मिशन मोड में आ चुकी है। अगले 15 माह के लिए पार्टी ने अभी से चुनाव अभियान का खाका तैयार कर लिया है। इस साल पहले से ही पार्टी आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके तहत पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 3 माह में प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी रैलियां कर चुनावी माहौल को हवा देंगे। दिग्गज नेताओं की रैलियां मेवाड़, बागड़, अजमेर सहित राजस्थान के प्रमुख 4 हिस्सों में करने की तैयारी है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा नवंबर से लगातार बड़े आंदोलन भी करने जा रही है। जानकारी के अनुसार पार्टी 2013 और 2018 के चुनावों में जिन सीटों पर पिछड़ी थी, अब पार्टी के रणनीतिकार इन सीटों के अलावा कमजोर सीटों को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। पार्टी बूथ और पन्ना प्रमुख मॉडल को ठीक से लागू कर हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति बना रही है। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी, पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी बढ़त को बरकरार रखने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने सभी नेताओं को आपसी मतभेद मिटाकर जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश जारी किए हैं।
और बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ 28 अगस्त को यूपी में पदयात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह करेंगे अगुवाई। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। सांसद और आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने 28 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में पदयात्रा का आयोजन करने की घोषणा की है। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर 15 लाख करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे खुद अंबेडकर नगर जिले में पदयात्रा के कार्यक्रम का आह्वान करेंगे। पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि ये पदयात्रा केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के अलावा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी होगी। आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के सभी प्रांतीय अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी समेत सभी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी शासन में हर तरीके की व्यवस्था चरमरा गई है। आए दिन बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो चुकी है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे युवाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। देश आर्थिक रूप से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, लेकिन वर्तमान सरकार केवल पूंजीवाद को ही बढ़ावा दे रही है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आया एक बार फिर सियासी भूचाल। कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में शिंदे के मंत्री। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने नांदेड़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण के साथ में बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद से राज्य में सियासत ज्यादा गर्मा गई है। इसके बाद से कई अटकलें लगने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों में इनके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री अब्दुल सत्तार समीक्षा बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद अशोक चव्हाण से मिलने उनके आवास पर गए। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक एक कमरे में बात की, जहां किसी भी पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुमति नहीं दी गई थी। हाल ही में चव्हाण के अपने पार्टी नेतृत्व से नाराज होने की खबरें भी आई थी, जिसने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, क्योंकि वो नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित थे। आपको बता दें कि फिलहाल शिंदे के मंत्री कांग्रेस को झटका देने की पूरी तैयारी में हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। 3 से 4 दिनों में घोषित हो सकता है चुनाव का कार्यक्रम। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा विस्तृत कार्यक्रम अगले 3 से 4 दिनों में घोषित किया जा सकता है। पार्टी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर चुनाव का पूरा कार्यक्रम सामने आएगा। इसमें नामांकन दाखिल करने की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि और चुनाव की तिथि शामिल होगी। कांग्रेस कार्य समिति ने पिछले साल जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसके अनुसार नए अध्यक्ष के चुनाव की पूरी प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच संपन्न होनी है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने हाल ही में कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की अंतिम तारीख को मंजूरी देना कांग्रेस कार्य समिति पर निर्भर है, जो 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में कोई भी दिन हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद से सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं। आपको बता दें, सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं पर कड़ी कार्रवाई को 2024 चुनाव से जोड़ा। बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बाहुबली नेता और सपा विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षियों को सरकार के इशारे पर जेलों में भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। विपक्षियों पर कार्रवाई इसी तैयारी का एक हिस्सा है। रमाकांत से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 20 साल पुराने मामले में जानबूझकर सरकार के इशारे पर जेल भेजा गया। लगातार उन पर झूठे मुकदमे सरकार के इशारे पर लगाए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि वो जेल से ना निकलें। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा 2024 की अभी से तैयारी कर रही है। विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाना, प्रशासन से उन पर कार्रवाई करवाना 2024 की तैयारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार कुछ नहीं कर रही। बेरोजगारी का आलम यह है कि अकेले फर्रुखाबाद में 1,13,000 युवकों ने अग्निवीर के लिए फार्म भरा है। इसमें से 1,10,000 से ज्यादा वापस आएंगे। विपक्ष के लोग इन मुद्दों पर उंगली न उठाएं, इसलिए नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है।
और बड़ी खबर, 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी, अस्पतालों की देंगे सौगात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। वे इस दौरान दोनों पड़ोसी राज्यों को अस्पतालों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी 24 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पंजाब के मोहाली जाएंगे और मुल्लामपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में 300 बिस्तर होंगे और ये फिलहाल आंशिक रूप से खुला हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहाली यात्रा के मद्देनजर रविवार को ही सुरक्षा कड़ी कर दी और वाहनों की जांच तेज कर दी है। और बड़ी खबर, अमित शाह ने तेलंगाना में जूनियर एनटीआर से की मुलाकात। फिल्मी हस्ती के सहारे बीजेपी ने चल दिया बड़ा सियासी दाव। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर के बीच बड़ी मुलाकात हुई। शाह ने इसे तेलुगु स्टार के साथ अच्छी बातचीत बताया। हालांकि राजनीति और मनोरंजन जगत के दिग्गजों की इस चर्चा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं को इस मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। आपको बता कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों से संपर्क बढ़ाने का हिस्सा थी। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि गृह मंत्री ने जूनियर एनटीआर से समय आने पर उनकी सेवाएं इस्तेमाल करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा लगता है कि फिल्मी हस्तियों के सहारे बीजेपी ने तेलंगाना में नया सियासी दांव चल दिया है। और बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू किए गए गिरफ्तार। कांग्रेस ने बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई। आपको बता दें कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस की सरकार के पूर्व खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू को खाद्यान्न की ढुलाई के लिए ठेका देने में कथित अनियमितताओं को लेकर सोमवार शाम को गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें लुधियाना से गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना में कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सतर्कता ब्यूरो ने भारत भूषण आशू को लुधियाना से उस समय गिरफ्तार किया जब वो नाई की दुकान पर थे। इससे पहले आज पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने विजिलेंस ब्यूरो की जांच का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ब्यूरो का उपयोग कर रही है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले भारत जोड़ो यात्रा में नफरत फैलाने वालों के अलावा सबका स्वागत। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कबूल किया न्योता। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाले कांग्रेस के न्योते को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनों से जुड़े चेहरों ने स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर बुलाई गई बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत फैलाने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है। हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस यात्रा को मैं दो तरीके से देखना चाहूंगा। ये राजनीतिक है लेकिन मैं इसे तपस्या मानता हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इसका स्वागत उन सब के लिए है जो नफरत फैलाने वालों में शामिल नहीं हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी ये कबूल कर लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।